ले जिले में मोबाइल इंटरनेट पब्लिक वाईफाई सर्विसेज को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया है। ये रोक 3 अक्टूबर शाम 6 बजे तक लागू रहेगी और MHE की ओर से जारी ऑर्डर के मुताबिक ये कार्रवाई अवाम की हिफाजत और कानूनी इंतजाम बनाए रखने के मद्देनजर की गई है। इसके तहत 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल डेटा सर्विसेज साथ ही सभी पब्लिक वाईफाई नेटवर्क बंद रहेंगे। ये रोक टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2024 के तहत लगाई गई है। ऑर्डर में कहा गया है कि नागुज़ीर हालात के चलते यह कदम फौरी उठाना पड़ा ताकि किसी इमरजेंसी सूरत हाल से बचा जा सके और ख़ास तौर पे यहाँ पे जिस तरीके से हालात बिगड़े हैं उसे भड़कने ना दिया जाए। उधर लद्दाख तशद्दुद को लेकर के आज फिर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। हालांकि कल भी हमने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुगबुगाहट देखी थी। लद्दाख के लीडरान और समाजी कारकुनान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इस मौके पर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन असर करबलाई ने कहा कि जब तक तशद्दुद की जांच के लिए कमेटी तश्कील ना हो और मारे गए लोगों को खराज अक़ीदत पेश ना किया जाए यानी श्रद्धांजलि न दिया जाए तब तक सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी। वहीं इस मौके पर लद्दाख के MP हाजी हनीफा जहां ने कहा कि लद्दाख में जमहूरियत को खत्म किया गया है और हमसे हमारी आज़ादी को छीन लिया गया। इस मौके पर लीडरान का कहना था कि पुरअमन मुजाहरा कर रहे लोगों को जानबूझकर गोली मारकर कत्ल किया गया है और इस मौके पर सोनम वांगचुक की अहलिया डॉक्टर गीतांजलि भी मौजूद रही थी। हमने कहीं ना कहीं लद्दाख में जो डेमोक्रेसी खत्म हुआ जो हम महसूस करते हैं, हमें कहीं ना कहीं एक गुलामी में धकेल दिया है, हमसे हमारी आज़ादी छीनी गई है। वो चीज़ें हम मांग रहे हैं, हम डेमोक्रेसी की बहाली चाहती है। हम जो 370 और 35 को ख़त्म करने के बाद जो चीज़ें हमें जो सुरक्षा हमें थे, जो सेफगार्ड्स हमें थे, वो सारे चीज़ें जब ख़त्म हो गया, हम अपने कल्चर की, अपने आइडेंटिटी की, एनवायरमेंटल जो लद्दाख एक अलग एक यूनिक जगह है, वहाँ का टोपोग्राफी अलग है, वहाँ का मौसमी हालात अलग है। उन सारे चीज़ों को देखते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की हमने डिमांड की है और ये सारे चीज़ें हमारे संविधान ने हमें दिया है। कोई गैर संविधान या गैर चीज़ें हमने नहीं मांगी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम तवक्को रखते थे कि ये सारे चीज़ें जो है हमारी बातें सुनेंगे, हमारे लद्दाख के इस इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे। लेकिन बदकिस्मती उसकी जगह पर कल 24 तारीख को ये देखने को मिला कि वहाँ पे ओपन फायर करके हमारे नौजवानों को वहाँ पे कत्ल किया गया। आप जानते हैं उनके घर वाले ही बता सकते हैं, वो जो 20-22 साल के बच्चे जिनको उनके माँ बाप ने इतना 20-22 साल तक 24 साल तक पाले एक अरमान के साथ, वो देखते ही देखते एक रात में ख़त्म हो जाते हैं। अब उनके घर का, उनके हमारे लोगों का कितना हमको तकलीफ होता है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक ये, दूसरा हम सब यहाँ जो इसमें बैठे हैं हम मुस्लिम हैं, मगर हमारे वहाँ पे भाई जो शहीद हो गए वो नॉन मुस्लिम है, मगर हम बिल्कुल लद्दाखी जो है ना, हम सब एक है, बिल्कुल उनके साथ हम जो शहीद हो गए और हमारे एपेक्स का जो डिमांड है हम उसके उनके साथ पूरी तरह खड़ा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि इसमें एक इंक्वायरी करके उस पर ये फैसला करे। गवर्नमेंट हमारे एपेक्स बॉडी ने डिसाइड की है कि आइंदा होने वाले बातचीत में शामिल नहीं हो जब तक जुडिशल इंक्वायरी नहीं होती है, जब तक जो गिरफ्तार किए इन्हें रिलीज नहीं किया जाता है, जब तक सोनम वांगचुक जी से ये इल्ज़ाम जो लगाया गया है वो उठाया नहीं जाता है। KDA उस चीज़ को इंडोर्स करते हुए, कल रात भी मैंने को चेयरमैन से बात की थी, सुबह भी हमने बात की है, KDA भी किसी भी बातचीत में शिरकत नहीं करेगी जब तक ये जुडिशल इंक्वायरी नहीं होगा, गिरफ्तारियां बंद नहीं होगी और जो गिरफ्तार है वो रिलीज नहीं की जाएगी और सोनम वांगचुक जी पे लगाए गए इल्जामात वापस नहीं ली जाएगी। काफ़ी देर से इसकी प्लानिंग चल रही थी, सोनम ने अपने खुद के वीडियोस में कहा है और सबको ये पता है कि 6 शेड्यूल का उनकी आवाज़ बंद करने के लिए किया जा रहा है। हम इस क्वेश्चन को बार बार क्यों पूछ रहे हैं? माई क्वेश्चन इज़ जस्ट दिस कि जब नंबर 1 आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो था तो फिर उस पर वोट लेके जीत के आपने ये क्यों नहीं किया? उनको आंसर देना चाहिए, हमें नहीं आंसर देना चाहिए। हमें 6 शेड्यूल क्यों चाहिए? हम तो जस्ट उनको रिमाइंड कर रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए था। उनको आंसर करना चाहिए कि वो ये क्यों नहीं कर रहे हैं, वो कर क्यों नहीं रहे हैं। जो वो खुद नंबर 1 उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था, तब क्या सोच के लिखा था? तब उनके पास एडवाइजर्स नहीं थे या तब उनको नहीं डेवलपमेंट या प्रोग्रेस का पता था? ये तो उल्टा पड़ रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
सोनम जस्ट रिमाइंड कर रहे हैं कि आपने ये किया था, अभी आप ये बस पूरा करिए अपना वायदा। और उनकी इस बात को बंद करने के लिए अब हयाल को टारगेट कर रहे हो, सेकमॉल को टारगेट कर रहे हो, उनको टारगेट कर रहे हो, उनकी पर्सनल उसको टारगेट कर रहे हो, कस्टडी में लिया जा रहा है। उनमें से हमारे भी एक स्टाफ है और ये ऐसा नहीं करना चाहिए बिना किसी कारण के। उधर लेह लद्दाख के हालात पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि मुजाहिरीन पर गोली चलाना सरासर गलत है। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहे, खासतौर पर सरकार पर इल्जाम लगाया। आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा। बुनियादी चीज तो वही है, क्योंकि जब स्टेट को बाइफरकेट किया गया, 2 यूटीज बना दी गई और ओरिजिनली ये ऊटी का मुतालबा जो आया था वो लद्दाख के लोगों से ही था, लेह से था। अदरवाइज कारगिल, कश्मीर या जम्मू से तो कभी यूटी की तो सोची ही नहीं गई थी। वो तो और मजीद एम्पावरमेंट की बात करते थे दूसरे रास्ते से। बट अब जब ये बाइफरकेशन हुआ तो उस वक्त लेह के लोगों ने ऑलमोस्ट सेलिब्रेट किया कि हमारी ये देरीना डिमांड थी, हमारी पूरी हो गई। बट शायद एक्सपीरियंस करते करते उनको थोड़ा जब बाद में पता चला कि जो कुछ रियासत में, जम्मू कश्मीर रियासत में 370 या 35A के एग्जिस्टेंस में जो हमें प्रोटेक्शंस है, उनको लग रहा था कि शायद ये बहुत छोटा मामला है, हमें कुछ बड़ा मिलेगा यूटी के बाद में। बट जब यूटी बन गई तो उसके बाद में जो वहाँ एनक्रोचमेंट होने लगी, जो पहले 370 के होते हुए नहीं होती थी, तो वो एनक्रोचमेंट्स को देख के फिर वहाँ लद्दाख के लोगों को समझ आया कि जो कुछ था वो भी जा रहा है। तब उन्होंने एक ऑल पार्टी एक फोरम बनाया और उसके ज़रिए से अपनी डिमांड रखी कि शेड्यूल 6 में हमको दाखला दिया जाए। और उस पर कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट भी रखा है जब लद्दाख से आवाज़ उठी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने भी उनकी एपेक्स बॉडी को एंगेज किया और एंगेज करके उनको आश्वासन दिया कि हम डेफिनेटली शेड्यूल 6 में आपको लेने की बात तस्लीम करेंगे और इसको पूरा करेंगे। उसके बाद में लद्दाख में ये बात उठी कि हमें मतलब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए, क्योंकि यूटी आपने बना दिया, एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया, बाद में उसको एलिवेट भी किया गया और उसको थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बढ़ा भी दिया गया, मगर पॉलिटिकल लोगों की एम्पावरमेंट नहीं थी, वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर नहीं था। तो उन्होंने उसमें जोड़ा कि हमें यूटी विद असेंबली चाहिए ताकि हमारा अपना हाउस हो, हम डिबेट कर सकते हैं चीज़ें, हम ये करें। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको ऑलमोस्ट ओके किया। उसके बाद 5 जिलों को ज़िले वहाँ इंक्रीज करने की बात थी, वो ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आ गया, मगर अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये करके एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफार्म बना के लद्दाख के लोगों ने, करगिल हो, लद्दाख हो, सब ने इस फोरम के जरिए दिल्ली तक अपनी आवाज़ पहुंचाई। दिल्ली ने आश्वासन दिया, टाइम बाउंड कर दिया। अब जब उनको लगा कि इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहे, तो सोनम वांगचुक के क़यादत में उन्होंने अनशन लगाया जो टाइम बाउंड पूरा करने के लिए। अब 14-15 दिन के बाद में जब 2-1 लोगों की उसकी तबीयत खराब हुई तो वो यूथ्स थे सारे, और बाकी यूथ्स में थोड़े इमोशंस बढ़ गए। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं थे, वो किसी राजनीतिक मतलब पार्टी के ऑर्गेनाइज नहीं थे, वो स्पॉन्टेनियस था। लद्दाख के लोग इस मामले में बड़े हिसास है और वो निकले और उन 2 बच्चों की सेहतयाबी के खातिर प्रोटेस्ट किया। मुझे नहीं लगता था कि ऐसी कोई सिचुएशन थी कि जिस पर फायरिंग करने की जरूरत पड़ती है। और जगह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए अब कई सारे तरीके, लाठीचार्ज किया जाता है, आंसू गैस डाला जाता है और कई तरीके डाले जाते हैं। बट ये तो पहला इंसिडेंट है कि जिसमें आउटबर्स्ट यूथ्स में हुआ और रिटेलिएशन फायरिंग से हुई, और जिसमें 4 लोग मौके पर मारे गए, जिसमें एक फौजी है और फौजी का बेटा, जो दोनों बाप बेटे कारगिल वार में हिंदुस्तान की डिफेंस के लिए अपनी जान की बलि देने के लिए तैयार थे। तो ये भी नहीं देखा कि जिसको पाकिस्तान नहीं मार पाया, जिसको दूसरा कोई दुश्मन नहीं मार पाया, उसको आज अपने पुलिस ने, आज मोदी साहब की, भाजपा के पुलिस ने खुद मार गिराया, शहीद कर दिया। और उसके बाद में जो सिचुएशन है अभी टेंस है वहाँ पर,
और अब लद्दाख के लोग शायद हो सकता है कुछ अपने सोच में रिविजन ला रहे हैं कि जो हमारे पास पहले था, जो स्टेटस पहले था स्टेट के होते, वो शायद मच बेटर था। और अब उनको ये इंडिकेशन भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, भाजपा सरकार जो हमसे वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रही, न करेगी। क्योंकि अभी आज शायद कल 28 तारीख को उनकी एपेक्स बॉडी की यूनियन होम मिनिस्टर से मीटिंग थी, उन्होंने वो भी डेफरमेंट मांगी। उन्होंने कहा जब हमारे यहाँ खून खराबा सड़क पर है, जब हमारे यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, स्कूल बंद है, हॉस्पिटल बंद है, कोई मूवमेंट नहीं, तो ऐसे में हम कैसे जाएंगे दिल्ली जब हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। तो आज ये आप देख लीजिए कि सोनम वांगचुक जैसे आदमी को एनएसए लगाना, जिसको आज तक तमाम अच्छे अच्छे पुरस्कार मिले हैं, नोबेल प्राइजेस मिले हैं, और देश के लिए उसने नाम खड़ा किया है, आज 48 घंटे में वो एंटी नेशनल कहाँ से हो गया? अगर ये इंसिडेंट नहीं होता तो वो तो देशभक्त के तौर पर उसको ट्रीट किया जा रहा था। इंसिडेंट हुआ तो इंसिडेंट के 12 घंटे के बाद में एनएसए लगा दिया गया। तो ये पूरे देश के लिए एक सिग्नल है कि देखो, ये जब अपना मकसद निकालने तक सब वाह करते हैं, मकसद निकल गया तो कैसे डील करते हैं। ये और देश में रहने वाले बड़े शख्सियात के लिए एक सिग्नल है। तो इसलिए आज वही चीज़ आज कश्मीर फील कर रहा है, जम्मू कश्मीर फील कर रहा है। वादा था कि इलेक्शन के बाद स्टेट को रेस्टोर करें, और अब 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, अभी टस से मस नहीं हो रहे। तो क्या पता है कल अवाम क्या रुख लेगा, कोई नहीं जानता। अब इसके कई रूप हैं, कई तरह से इस खबर को या फिर लद्दाख की सिचुएशन को देख सकते हैं। नंबर 1, जो कुछ हुआ लद्दाख में, चाहे वो एहतजाज की वायलेंस की शक्ल में हो या फिर गोली चलाने के रूप में हो, या उसके बाद जो पॉलिटिसाइज करने की लगातार कोशिश की गई वो, या फिर अब जो लगातार केडीए और एलएबी की जानिब से कहा जा रहा है कि अब बातचीत तभी होगी जब ये सारे कलंक मिटेंगे और एक नए सिरे से, यानी कि चूंकि सियासी जो लोग होते हैं, खासतौर पर पॉलिटिकल लीडरान, वो कभी भी और किसी भी अंदाज में चोला बदलते हैं और लोगों को आमतौर पे गुमराही का रास्ता दिखाने में बहुत आगे आगे रहते हैं। पेश सब नहीं, लेकिन आमतौर पे होते हैं। और इसी वजह से शायद एक्चुअल जो खबर है या एक्चुअल जो सिचुएशन है लद्दाख की या किसी और जगह की, उस पर नज़र नहीं जा पाती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और ख़ास तौर पे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो हमें बेहतर तरीके से बता पाते हैं। जनाब अमित रैना साहब का इस्तकबाल करते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के तौर पे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस्तकबाल है सर आपका। और इसके बाद हम सीधा इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है एलएबी के जवाब देने के बाद, क्या बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक ये चीजें फुलफिल नहीं की जाती, आपके रद्द अमल? इस पूरे इशू को रूट कॉज से समझना जी। और ये लद्दाख जो 2019 को हर्षोल्लास से झूम रहा था यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, ऐसा क्या हो गया कि कुछ ही सालों में वो यूनियन टेरिटरी से नाराज होके और एडिशनल डिमांड्स लेके आया। और पहली यूनियन टेरिटरी है जो जिसमें वायलेंस हो गई है, आर्सन हो गया है कि हमें स्टेट छोड़ देनी चाहिए। इस देश में लद्दाख एक अकेली यूनियन टेरिटरी नहीं है, जिसमें चंडीगढ़ है, जिसमें दिल्ली है, पौंडीचेरी है, दमन दीव है। ये सब यूनियन टेरिटरीज की पॉपुलेशन लद्दाख से ज्यादा है और इसके बाद भी वहां पे स्टेटहुड की डिमांड नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया है लद्दाख में कि स्टेटहुड की डिमांड हो गई है, इस इन स्पाइट ऑफ हैवी डेवलपमेंट जो सरकार ने करी। और अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि इस राजनीति में जो डेवलपमेंट लद्दाख में हो रही है, खासकर जो एक्सेसिबल रोड्स बन रही हैं चाइना के पास ले जाकर, पाकिस्तान काराकोरम के पास ले जाकर, जो एक्सेस इंडियन आर्मी को दिया जा रहा है, जो डेवलपमेंट दी जा रही है, जो मूवमेंट फास्ट होनी चाहिए डिफेंस सर्विसेज की, जो पहले खच्चर घोड़े घरों पे चलता था, आज वहां बराबर सड़कें बनी जा रही हैं। आज आप सियाचिन नॉन स्टॉप पहुंच सकते हैं। तो उसको लेकर जो हमारे पड़ोसी देश है उनमें चिंता हो रही थी कि ये एक्सपेंशन इतनी बढ़कर चढ़कर हो रहा है, तो जो एग्रेशन चाइना दिखा रहा था कहीं ना कहीं उस पर रोक ना आ जाए, क्योंकि इंडियन आर्मी का अब जो रिएक्शन टाइम है वो कंस्टेबली रिड्यूस होता है। इसके अलावा हमने अनप्रेसिडेंट डेवलपमेंट देखा है। बिल्कुल कुछ कंसर्न्स होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि लद्दाख के दोस्तों के बीच में, कारगिल के लोगों के बीच में कुछ कंसर्न्स होंगे, खासकर रिसोर्सेज के रिसोर्सेज के
यूजेज को लेकर। बट वो ऐसे खतरनाक चीजें नहीं थी जिनको लेकर इतना बड़ा माहौल बनाया जाए। और जितना भी वहां एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मैं इसे एक्सप्लॉइट नहीं कहूंगा, मैं कहूँ वो चीज है जो रिप्रेशनेबल है। अगर आज सोलर हब बनाया जा रहा है लद्दाख को, तो वो कहीं पे भी नेचुरल रिसोर्स को डिप्लीट नहीं किया जा रहा है। अगर सिंधु रिवर को टैप किया जा रहा है, जंस्कर को टैप किया जा रहा है, जंस्कर रिवर को इस हाइड्रो पावर बन सके, तो वो कहीं पे भी किसी भी चीज को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा है। तो ये चिंता दुश्मन देश से आ रही है, और जिस हिसाब से जो वायलेंस इंस्टिगेट करी गई है वो अपने आप में चिंता का विषय था। आपकी नाराजगी है, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में नाराजगी होना बिल्कुल जायज है, मगर उसके बाद आप आर्सन में इन्वॉल्व हो जाएं, बिल्डिंगें जला दे, लोगों की जानो माल की चिंता ना करें, तो कहीं ना कहीं एक जो अनरूली एलिमेंट्स हैं आप उनको प्लांट करके नेपालियों को और स्टेट्स के लोगों को वहां डालकर कुछ ना कुछ उपद्रव करने का कोशिश कर रहे हैं, और एक पीसफुल डेवलपिंग यूनियन टेरिटरी को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लद्दाख की सिर्फ सिचुएशन कभी इस तरह की नहीं देखने को मिली। मुमकिन है कि शायद आपकी नज़र में हो, लेकिन हमने अब तक इस तरह के हालात नहीं देखे। हमेशा पीस अमन देखे। अब सवाल यह है कि दो तरह की चीज़ें निकल करके आ रही है कि एक एलओसी और एलएसी की जो एजेंसियां हैं वो मिल करके काम कर रही हैं, और वो कहीं ना कहीं लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, शिया मुस्लिम्स और बुद्धिज़्म से जुड़े हुए लोगों को। नंबर 1। दूसरा ये निकल करके आ रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं, ख़ासतौर पे जो अलग अलग पार्टियां हैं, छोटी छोटी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या बीजेपी, वॉटेवर, जो भी आपकी नज़र में बेहतर तरीके से आप बता सकते हैं, ये लोग ऐसा है कि अपने मफाद के लिए कहीं ना कहीं एक पीसफुल प्रोटेस्ट को उग्र में तब्दील कर दिया है। तो क्या हकीकत है आपकी नज़र में तमाम तो चीज़ों की? देखिए, आप समझिए, लद्दाख रीजन जो है वो दो मेजर प्रोविंसेस से बनता है। एक बनता है लद्दाख का रीजन और एक बनता है कारगिल का रीजन, और दोनों की पॉपुलेशन जो रिलीजियस लाइंस पे है वो दोनों की सेपरेट है। और कारगिल प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम है और लेह प्रिडोमिनेंटली बुद्धिस्ट। लद्दाख प्रिडोमिनेंटली बुद्धिस्ट है, जिसमें बाकी एरियाज भी आते हैं। अब मांग देखिए क्या है। मांग ये है कि हमें 2 अलग एमपी दिए जाएं, कारगिल का अलग एमपी और लद्दाख का अलग एमपी। तो आज आप एक डिवाइड, तो यानी आप एक कह रहे हैं मुस्लिम एमपी दे दीजिए, एक बुद्धिस्ट एमपी दे दीजिए। आज एक बड़ा प्रयास है कि जो लद्दाख के लोग हैं, जो कारगिल के लोग हैं, उनमें फॉल्ट लाइंस क्रिएट किए जाएं और उनको रिलीजियस बेसिस पे क्रिएट किया जाए। नहीं तो आपने पूरे भारत में ऐसी मांग कहीं नहीं सुनी होगी कि प्रिडोमिनेंटली एक पर्टिकुलर रिलीजन को एडवांटेज दिया जाए, और इस केस में दोनों अपने अपने रिलीजन के लिए एडवांटेज मांग रहे हैं। दूसरा, हमने प्री लेट 80s में जब हिल काउंसिल की बात चल रही थी, मिड 80s में, तो तब हमने देखे थे ये प्रोटेस्ट, मगर वो वायलेंट नहीं हुए थे। वो प्रोटेस्ट थे जिन्हें जेन्युइनली आप कहा जा सकते सत्याग्रह के रूप में थे, बाइकआउट के रूप में थे, नाराजगी के रूप में थे, और प्रेशर इतना आ गया था उस समय केंद्र सरकार और जो स्टेट्स गवर्नमेंट थी जेएंडके की, कि उन्हें हिल काउंसिल बनाना पड़ा। बट जिस हिसाब से अनप्रेसिडेंटेड वायलेंसेस अभी हुए हैं वो नहीं देखे गए। तो कहीं ना कहीं अनरूली एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, और एक जो यूनिटी है इस रीजन की, इस खित्ते की, यूनियन टेरिटरी की, उसमें डिवीजन लाया जाए और डिवीजन रिलीजियस लाइंस पे लाने का प्रयास किया जा रहा है। सोनम वांगचुक जी, बिल्कुल मेरे अभी कोई तो अभी बात कर रहा था, सोनम वांगचुक जी बहुत अवार्ड्स मिले उनको, बिल्कुल मिले, और उसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने काफी काम किया है लद्दाख के लोगों को लेकर। मगर ये भी सच है कि जो अभी रिसेंटली घटनाएं हुई और जिसमें वायलेंस हुआ, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली यंगस्टर्स को इंड्यूस किया वायलेंस करने के लिए। उन्होंने माई वे और हाई वे किया, और अभी भी जो एसोसिएशन की जो डिमांड्स हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, उसके बाद ही बात करेंगे, एक पॉजिटिव साइन नहीं है। टेबल में बैठकर ही बात होती है। कुछ आपको 2 इंच आगे पीछे बढ़ना पड़ता है, कुछ सरकार को 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, बट ये एक रिकंसिलेटरी एफर्ट तभी हो सकता है जब दोनों मिल बैठकर बात करें। और आप ही की सरकार है और आपको मिलकर उससे बात करनी पड़ेगी। अगर आप उसको फोर्स करेंगे तो शायद इस मसले का हल तो नहीं निकलेगा, बट हालात और खराब हो सकते। एक आवाज ये भी उठ रही है कि क्या ये वायलेंस इतना बड़ा था या इतने बड़े लेवल पे था कि सीधे सीधे फायर कर दिया जाए, गोली मार दी जाए, और खासतौर पे जो नौजवान इसमें मारे गए या जख्मी हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए?
देखिए, ये मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है कि वायलेंस का क्या लेवल था। ये उस समय जो पुलिस ऑफिसर्स वहां पे ड्यूटी पे थे, उन्होंने जायजा लिया होगा, जो मजिस्ट्रेट है वहां पे उन्होंने जायजा लिया होगा और उनको लगा होगा कि अब ऑप्शन नहीं है कोई फायरिंग के अलावा, क्योंकि तब तक बीजेपी का ऑफिस जला दिया जा चुका था, हिल काउंसिल का ऑफिस जला दिया गया था, उसमें उसको लूटपाट कर लिया गया था और जिस हिसाब से वायलेंस दिख रहा था, हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर्स ने उस समय असेसमेंट लिया हो कि इसको बेस्ट कंट्रोल का तरीका करने का फायरिंग है। देखिए, बाहर से बैठकर जब आप उस सिचुएशन में नहीं है, बहुत सी चीजें कहनी बड़ी आसान हो जाती है। बिल्कुल। उस समय जो ऑफिसर्स वहां पे होंगे उनका असेसमेंट रहा होगा और हमको समझना पड़ेगा कि वो लोकल ऑफिसर्स हैं, तो वो अपने ही लोगों पे गोली चलाने के लिए कोई उत्सुक नहीं रहे होंगे जब तक उनपे ऐसा ना लगा होगा कि उनको ये अब ये आवश्यक हो गया है। तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल सीधी सी बात है। मैं इसके अलावा भी कुछ खास चीज़ें जो आपसे समझना चाहूँगा। कुछ लोगों का, बल्कि ज़्यादातर लद्दाखियों से जहाँ पे भी हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि आप मुल्क की आज़ादी या फिर इल्हाक के बाद से लेकर के अब तक देख लो हमारे साथ क्या इंसाफ हुआ। आप जम्मू को भी शामिल कर सकते हो, लेकिन मैं चूँकि लद्दाख से हूँ तो मैं अपनी आवाज़ उठाऊँगा। हमारे साथ क्या इंसाफ किया? आप कश्मीर में बैठ करके हुकूमत चलाते रहे, हमारे यहाँ कभी आपने पलट करके नहीं देखा। एक तो हम ऑलरेडी मौसम की मार झेलते रहे, 6-6 महीने बंद रहते हैं और सड़क की कनेक्टिविटी के जो प्रॉब्लम है उसके शिकार रहते हैं, हमारे अपनी मसाइल हैं। तो उन तमाम तर चीज़ों में कभी भी हुकूमत ने पलट करके नहीं देखा और कश्मीर में बैठ करके मेवा खाया। और अब जब हमारे पास ये चांस है जिसका वादा भी किया गया है और इन तमाम तर चीज़ों को दूर किया जा सकता है, तो अब हमारे साथ अब सख्ती से निपट रहे हो। देखिए, एक बात समझनी होगी, मुझे नहीं पता, ये मेरा अपना विश्वास है कि 2.5 लाख की पॉपुलेशन वाली यूनियन टेरिटरी कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकेगी कि वो अपने आप में एक स्टेट चला पाएगी। वो हमेशा सेंट्रल डिपेंडेंट स्टेट रहेगा। और जो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं लद्दाख के लिए, उनमें लाखों करोड़ों का खर्चा है, ऐसा भी नहीं हजारों करोड़ों का खर्चा है। और उसको लेकर ये सरकार काम भी कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और ये सारी समस्या ही वहीं से शुरू हुई है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो काम लद्दाख में चल रहा है उसको लेकर कई हमारे जो पड़ोसी देश है उनको मिर्ची लगी है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इतनी तेजी से क्यों हो रहा है। नहीं तो देखिए, अगर जो हम जेड मोड़ की टनल की बात करते हैं, जिसे जोजिला टनल कहा जाता है, आप ही ने कहा कि रास्ते की मार रहती है, उसके खुलने के बाद ये 12 महीने की सड़क हो जाती है। तो जो एक कनेक्टिविटी इशू है वो एड्रेस हो जाता है। उधर जो लेह मनाली वाली जो सड़क है उस पर भी काम किया जा रहा है, उसको भी प्रैक्टिकली आज 12 महीने की सड़क बना दिया गया है। क्या आप इसके सोल्यूशन क्या स्टेटहुड है या जो हिल काउंसिल पहले से थी उनको और पावर देकर, उनको और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देकर उनको स्ट्रेंथन किया जाए, ये इसका सोल्यूशन है। मेरा पर्सनल व्यू है कि ये स्टेट अगर आज बनता भी है लद्दाख, वो हेवली डिपेंडेंट सेंटर पे रहेगा। इससे अच्छा है जो माइक्रो लेवल पे एक लद्दाखी, एक करगिली अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है, वो एक हिल काउंसिल के थ्रू सुलझा सकता है, क्योंकि उसमें जो पार्टिसिपेशन होती है लोगों की वो ज्यादा होती है कंपेयर टू एक असेंबली। तो मेरा पर्सनल व्यू है कि उनको प्रयास करना चाहिए कि हिल काउंसिल को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, स्पेशली 370 के हटने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हिल काउंसिल्स की कई पावर्स में ब्यूरोक्रेसी का इंटरफेरेंस बढ़ गया है, जो पहले कहीं ना कहीं कम होता था। तो बिल्कुल वो एड्रेस करना पड़ेगा और एड्रेस होना चाहिए, मगर क्या वायलेंस उसका सोल्यूशन है? नहीं। क्या सरकार को इसको देखकर इमीडिएट स्टेप्स लेने चाहिए? बिल्कुल लेने चाहिए। सरकार को भी कहीं ना कहीं 2 कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे और जो कमिटमेंट्स हुई हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा, उनको फुलफिल करना पड़ेगा। जहां पे डिफिकल्टीज है लोगों के पास जाना चाहिए कि इस कारण फुलफिल नहीं हो रही है। बट हिल काउंसिल को स्ट्रेंथन करना एक सबसे आसान तरीका है और मुझे लगता है कि अपने आप में 90% जो इश्यू है लोगों के बीच में एड्रेस कर लें। 4 जो डिमांड है उनमें से 2 को आपने बहुत ही खूबसूरती से हमें समझाया और लोगों को समझ में भी आया होगा ऑड इवन इसका, खासतौर पे स्टेटहुड और पार्लियामेंट में 2 रिप्रेजेंटेशन, इसके क्या नुकसानात हैं वो भी आपने हमें बताया और कैसे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा या लॉन्ग टर्म में कितना नुकसानदेह होगा ये भी आपने बहुत खूबसूरती से हमें बताया। लेकिन 2 चीज़ जो बच जाती है, 6 शेड्यूल में शामिल करना और दूसरा आता है पब्लिक सर्विस कमीशन की मांग। तो ये 2 चीज़ें क्या इसके बारे में भी कुछ हमें बेहतर तरीके से आप समझा पाएंगे कि किसके हक में है और सरकार अब तक क्यों नहीं मान रही? देखिए, मुझे लद्दाख की
तकरीबन 96 से 97% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन में क्लासिफाई होती है। और 6 शेड्यूल में मेरे हिसाब से लाने में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, अनलेस देयर इज अ मेजर डिफरेंस इश्यू, और 6 शेड्यूल उससे कहीं ना कहीं क्लैश करता है। बट मुझे लगता है कि वो आप एक प्रोविजन ला सकते हैं पार्लियामेंट में, जिसको आपके जो भी आपको लगता है कि कंसर्न्स हैं 6 शेड्यूल शायद उनमें इंटरफेरेंस लाए, तो आप उसका अमेंडमेंट लाके, खासकर लद्दाख के लिए एक सेपरेट बिल लाके उसको एड्रेस किया जा सकता है। एक 6 शेड्यूल के लाइन पे आप एक बिल लाइए और अपने कंसर्न्स भी एड्रेस करिए, अपने मतलब केंद्र सरकार के, और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है, और जो लोगों को के कंसर्न्स हैं खासकर उनके आइडेंटिटी को लेकर उनको एड्रेस किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी देर से क्यों डिले किया गया, खासकर जब भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये बड़ा इशू रहा है। और अगर नहीं फुलफिल किया जा सकता तो सरकार को ट्रांसपेरेंटली बताना चाहिए कि ये इश्यूज हैं, इसके कारण एड्रेस नहीं किया जा रहा है। दूसरा, मेरा लोगों से अभी भी विनती है कि सरकार ने ये नहीं कहा कि 6 शेड्यूल नहीं देंगे, उसको लेकर डिस्कशंस चल रहे हैं, कैसे इंप्लीमेंट होगा उसको लेकर बातचीत चल रही है। तो मेरी तो सिर्फ यही गुजारिश रहेगी उनसे कि उनको मिलना चाहिए, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को सरकार से मिलना चाहिए, और ये टॉक्स कंटिन्यू होने चाहिए, क्योंकि टॉक्स ही अल्टीमेटली सोल्यूशन होंगे। ऐसे किसी भी मसले का, वायलेंस इस मसले का सोल्यूशन नहीं हो सकता है। जहां तक बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि 2.5 लाख की पॉपुलेशन की यूनियन टेरिटरी है, क्या वायबिलिटी बनती है क्या नहीं बनती है, इसका फैसला सरकार ले सकती है। देखिए, काफी जगह पे हमारे हाई कोर्ट्स कॉमन है, पंजाब और हरियाणा इतने बड़े 2 स्टेट हैं, उनका कॉमन हाई कोर्ट है। गोवा और महाराष्ट्र इतने बड़े 2 स्टेट हैं, एक बड़ा स्टेट एक छोटा स्टेट है, उनके कॉमन हाई कोर्ट्स है उनके। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि पब्लिक सर्विस कमीशन कोई बड़ा मुद्दा है, बट उसको एड्रेस किया जा सकता है या लोगों को समझाया जा सकता है कि इसकी वायबिलिटीज के क्या इश्यूज है। बट बिल्कुल 6 शेड्यूल को लेकर सरकार को इस पे सोच लेनी पड़ेगी कि इसको कैसे ऐसे तरह से बढ़ाया जाए कि सरकार का भी नुकसान ना हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी नुकसान ना हो, और जो लोगों के एस्पिरेशंस है वो भी मीट हो। एक अफवाह जो आमतौर पे गर्दिश करती रहती है, वन कई जुबानों से, पॉलिटिकल लीडरान से आपने ज़रूर देखा होगा, सुना होगा, उनका कहना है कि 6 शेड्यूल में जो प्रोविजंस हैं उसके ज़रिए कहीं ना कहीं सरकार के अपने मफाद जुड़े हुए हैं, इसी वजह से वो नहीं देना चाहते। ख़ासतौर पे अडानी वगैरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम आता है कि ये कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ की जो चीज़ें हैं, यहाँ की जो खदान है, वो उन तमाम तर चीज़ों को निकालना, उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, और इसी के खिलाफ लद्दाखी हैं। हालांकि ये अफवाह मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जब तक इसकी रिपोर्ट मुकम्मल नहीं आ जाती तब तक कोई भी चीज ऑथेंटिकेट करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी यह अफवाह है और इसके जरिए लोगों को भ्रमित करने की कोशिश होती है। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि जब इस देश में एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन आता है या प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए जाते हैं, तो तब तक कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या कुछ हमारे देश के दुश्मन हैं जो उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर देते हैं, और ये एक ट्रेंड हम देखते हुए आ रहे हैं। अब अफवाहों का सोल्यूशन हो नहीं सकता है जब तक आप डेटा से उसको काउंटर नहीं करते। सोनम वांगचुक भी डेटा तो आज तक नहीं दे पाए, बल्कि बयान उन्होंने बहुत दिए, बट डेटा उन्होंने अभी तक एक भी नहीं दिया कि एक्सप्लॉयटेशन कहाँ पे हो रही है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि जो भी अभी तक जो नेचुरल रिसोर्सेज टैप किए जा रहे हैं लद्दाख में, वो सारे के सारे वो हैं जिनको आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। सनलाइट को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, रिप्लेसेबल है, वो उतनी ही हर दिन आएगी। हाइडल प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं वो पानी कहीं नहीं जाने वाला, वो पानी वहीं रहेगा और हाइडल प्रोजेक्ट करके आगे निकल जाएगा। तो सिंध में पानी रोकना कहीं ना कहीं पाकिस्तान की चिंता का विषय हो जाता है। जंस्कर जो सिंध का एक ट्रिब्यूटरी है, उसमें पानी रोकना कहीं ना पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय हो जाता है, भारत के लिए इतना चिंता का विषय नहीं है। और अगर इकोलॉजी और एनवायरमेंट में खतरा है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को लद्दाख में लग रहा है, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, आप एनजीटी जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पिटीशंस फाइल करते हैं, और हमने देखेंगे लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं एनजीटी के, लैंडमार्क जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने उसमें जो एनवायरमेंट में जो रिस्क हैं, जो एनवायरमेंट को जो डैमेजेस हैं, उनको रोका गया है। तो अभी तक ना हमने कोई पिटीशन देखी, अभी तक ना हमने कोई डेटा देखा है। तो ये अफवाहें और अफवाहें इसलिए फैलाई जा रही हैं कि लद्दाख में जो डेवलपमेंट, मैं फिर कह रहा हूँ, लद्दाख में डेवलपमेंट हुआ है, नाराजगी भी है बट डेवलपमेंट भी हुआ है, और जो डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर जो चिंताएं हैं हमारे पड़ोसी देशों को और हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को, वो शायद उसको कहीं ना कहीं
जी। भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। एक खास चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ कि अभी इस टॉपिक के हवाले से जो अभी फिलहाल चल रहा है लेटेस्ट में, उसके हवाले से भी आपसे समझूं। जिस तरीके से भी 3-4 मांगे हुई हैं कि आप पहले सारे सेडिशंस हटा लीजिए, चार्जेस हटा लीजिए, उसके अलावा जिन लोगों की मौत हुई है उनको श्रद्धांजलि दीजिए, और इस तरह की बहुत सारे एलएबी और केडीए के जानिब से मुतालबात हैं, और तब तक बात नहीं होगी वाली बात पर यहाँ पे सवाल और फुल स्टॉप में लगाता हूँ कि क्या इस तरह की कोशिश से या इस तरह की नाराजगी से बात आगे बढ़ पाएगी? क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देखते हैं तो उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे आने वाले दिनों में ऐसा लगेगा कि चलो मतलब ठीक है, हमारी बात नहीं मानी गई, अब बात मानी गई, आगे चल के फिर बात शुरू होनी ही होनी है। तो फिर अभी जो थोड़ी बहुत जो टाइटपन है या नाराजगी या अकड़पन है, क्या इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में लद्दाख के लिए कुछ मुसीबतें खड़ी हो सकती है या बातचीत के दरवाजे बंद हो सकते हैं? देखिए, एक डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, और अनलेस एंड अंटिल देयर आर नॉट सीरियस चार्जेस उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उस प्रोटेस्ट में भाग लिया था, और कोई लाइफ के डैमेजेस नहीं है, कोई ग्रीवियसली इंजर्ड नहीं है, तो मेरा व्यू है कि सरकार, हमारी अपनी ही सरकार है, हम ही लोगों में से बनी है, कहीं ना कहीं एक लीनियंट व्यू ले सकती है, और एक रिमिशन के तरीके पे, या क्योंकि एंटी इंडिया एक्टिविटी नहीं हुई है, वहाँ एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी जरूरी हो। कश्मीर और लद्दाख में ये फर्क है कि कश्मीर में एंटी इंडिया एक्टिविटी हो जाती है, लद्दाख में जो हमने अभी तक प्रोटेस्ट देखा वो लार्जली एंटी गवर्नमेंट था, वो राजद्रोह था, राष्ट्रद्रोह नहीं था। तो वो हम एड्रेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट एक लीनियंट व्यू ले सकती है जहां जिन केसेस में उन्हें लगता है कि लीनियंट व्यू लिया जा सकता है। जहां तक बात है श्रद्धांजलि की, तो देखिए हर लाइफ का लॉस एक रिग्रेटेबल लॉस है, और फिर मैं कह रहा हूं कि अनलेस एंड अनटिल जो व्यक्ति मारा गया उसने कोई ऐसा सीरियस चार्ज नहीं है उसके ऊपर, या ऐसी कोई ग्रीवियस एक्ट नहीं करा उसने, तो आप एक ऑब्ituary या एक शोक तो प्रकट कर ही सकते हैं। आप शहीद कहे ना कहें उनको, मार्टिर कहे ना कहें उनको, बट आप एक शोक तो प्रकट कर ही सकते हैं कि हमारे लोगों की जाने गई। और एलबीए को भी इतना कड़ा रुख नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सरकार जो है, ये सरकार उस चीजों में बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जिसमें एक ये है कि आप इस सरकार को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। बिल्कुल। और तो इसमें फायदा किसी का नहीं होने वाला, मेरे लद्दाखी भाइयों का ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो उनके एस्पिरेशंस हैं, अगर वो कुछ मीट भी होते हैं तो इस रिजिड स्टैंड से वो एस्पिरेशंस कहीं ना कहीं डिले होते हैं, स्टॉल होते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए, अपनी मांगे रखिए और निरंतर रखिए, उनसे पीछे मत हटिए, बट बात करने में तो कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। ये जहां पे आप ये लगा देते हैं माई वे और हाईवे, वहां पे समस्या शुरू होती है, और वहां पे फिर हमने देखा है कि फिर आगे बातचीतें नहीं होती हैं, और आगे फिर जो एस्पिरेशन है लोगों की वो मीट नहीं होती। तो दोनों को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, और दोनों पक्षों को आगे बढ़ना। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया आपने, और मैं चाहूँगा कि एक आखिरी सवाल आपसे और ज़रूर पूछूं। ख़ास तौर पे देखिए, दोनों तरफ के लोगों को लग रहा है, यानी गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि सही कदम उठाए, और ऑब्वियस सी बात है जो चीज़ें समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होंगी, तभी उसका एक्शन या रिएक्शन वो वाली बात हो गई। अब ये है कि लद्दाख के लोगों को या बाहर के लोगों को भी ये साफ तौर पे लग रहा है कि गवर्नमेंट को इतना सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए। इधर बातचीत के दरवाजे बंद करने जैसी बात भी सामने आ रही है। सवाल ये है कि लद्दाख के लोग या लद्दाख की क़यादत के लिए एक एक्सपर्ट क्या राय देना चाहता है? नहीं, देखिए, हमें तो उम्मीद रखनी चाहिए कि अक्टूबर 6 की डेट है नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स की, और अभी 6 दिन हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि दोनों साइड में नरमी आएगी, दोनों साइड में बेटर सेंसेस विल प्रिवेल, और बातचीत आगे बढ़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं कि लद्दाख के लोगों की, कारगिल के लोगों की कुछ एक्सप्रेशंस जेन्युइन हैं, कुछ अप्रीहेंशंस जेन्युइन है, और सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर रीजन नहीं हो सकती। उनकी जवाबदेही पूरे देश को लेकर है, और उनके लिए देश हित सर्वोपरि है। तो मुझे लगता है कि दोनों साइड्स को कुछ नरमी दिखानी पड़ेगी, कुछ एक्सप्रेशंस को मॉडिफाई करना पड़ेगा, कुछ सरकार को अपने एक्सप्रेशंस को मीट करने के लिए कुछ सेफगार्ड्स लाने पड़ेंगे, और ला सकते हैं। ऐसा नहीं, हमारा जो न्याय प्रक्रिया है, हमारे जो कानून की प्रक्रिया है, उसमें वो प्रावधान है। आप
पार्लियामेंट में बिल लाइए, उसको अपने कंसर्न्स को एड्रेस करिए, लद्दाखियों के एक्सप्रेशंस को एड्रेस करिए और आगे बढ़िए। एक इम्पॉर्टेंट बॉर्डर एरिया है लद्दाख, जिसमें चाइना भी बैठा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान भी बैठा हुआ है, जिसमें हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का एरिया भी है। और हमने देखा है कारगिल के समय की वल्नरेबल एरिया है, और हमारे ही जो हमारा, अगर हम उस एरिया को हमें जितना हम पीसफुल रख सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि इन तमाम तर चीज़ों के लिए हम सभी को भी वैसे ही पॉजिटिव रहना चाहिए, जिस तरीके से राणा साहब ने हमें बहुत ही तफसील से और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में समझाया लद्दाख की सूरत हाल और इसके बचने के तरीके, खासतौर पर लद्दाख के मसाइल का हल। बहुत शुक्रिया राणा सर हमारे साथ बेहतरीन बातचीत के लिए और इस तरह की सुझाव देने के लिए। अब बात करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला की, जो आज अनंतनाग दौरे पर थे। इस दौरान 16 तरक्याती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था, या फिर ये कहिए कि संगे बुनियाद रखा था। इन प्रोजेक्ट का मकसद जिले में बुनियादी जो ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे मजबूत करना चाह रहे हैं और जरूरी सर्विसेज को बेहतर बनाना चाह रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स में से सड़क कनेक्टिविटी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, रूरल डेवलपमेंट है, पब्लिक सर्विसेज है, ये वो जो सरकार के जिम्मे है। इन पहलों से अनंतनाग के लोगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। फिलहाल इससे इलाके की समाजी माली तरक्की यानी कि इकोनॉमिकल तरक्की होगी और सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा भी कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में बराबर तरक्की पहुंचाना चाहती है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि यह प्रोजेक्ट मुकामी जरूरतों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है और इनका मकसद है तरक्याती चीजों को बढ़ावा देना। मुकामी लोगों ने इन प्रोजेक्ट का खैर मकदम किया है। उम्मीद जताई है कि इससे न सिर्फ जिंदगी बेहतर होगी बल्कि रोजगार, समाजी भलाई और दीगर चीजों के रास्ते खुलेंगे। लोगों के साथ जो हमने वादे किए हैं उन वादों में पूरा किया जाएगा। तरक्की के जो काम है वो मुकम्मल किए जाएंगे। इस बात के बावजूद के हालात में हमें बहुत हद तक परेशान किया है। हाल ही में जो बारिशें हुई उन बारिशों ने बहुत ज़्यादा पूरे जम्मू कश्मीर में नुकसान किया है। तो ये वो चीजें थी जिसकी लोग डिमांड कर रहे थे और वक्त की जरूरत भी है, क्योंकि अगर आपकी सरकार है तो सड़क, बिजली, पानी और बेसिक सुविधाएं अगर आप नहीं देंगे तो क्या देंगे। लेकिन अगर सरकार से कहा गया तो सरकार ने कहा कि हमारे पास 5 साल है और शायद इस 5 साल की ये शुरुआत है जहां पे अब हम फायदे देख रहे हैं या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू होता हुआ देख पाएंगे। आने वाले दिनों में कंप्लीट भी देखेंगे। एक बड़ी खबर खासतौर पर अनंतनाग से जुनैद का रुख करेंगे, जो लगातार इन खबरों को आप तक पहुंचाते रहे हैं। जुनैद, क्या कुछ हुआ आज खासतौर पर सीएम उमर अब्दुल्ला के पहुंचने पर, तफसील से चाहेंगे आपसे। देखिए आमिर, सबसे पहले सुबह से ही गश्त कर रही थी कि सीएम उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो अच्छा बल के दौरे पे आएंगे और जिस तरीके से एक लोगों की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कब आएंगे और कब हम उनसे मिलेंगे, तो जिस तरीके से फिर कल से तैयारी लगी थी, वहाँ पे स्टेज बनाया गया, कुर्सियाँ सजाई गई। उसके बाद जो ही आज जो है एक पॉजिटिव मैसेज लोगों के पास पहुंची कि नहीं आज जो आने वाले हैं, तो जो ही वो आए तो उन्होंने सबसे पहले जो है तरक्याती काम जो इनके अंडर है उन्होंने उनका जो है इनॉग्रेशन किया और इससे एक पॉजिटिव एक इम्पैक्ट लोगों पे। और जिस तरीके से हमने देखा कि वाटर वर्क्स की बात करें, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें या मैग्नेमेटिक रोड्स की बात करें, उन सब सभी प्रोजेक्ट्स का जो है वहां पे इनॉग्रेशन हुआ। और करीबन अगर इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो करीबन जो है 16 प्रोजेक्ट्स है। इसमें जो है हेल्थ भी आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, मैग्नेमेटिक रोड भी आता है, काम तरक्की वाले काम भी आते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो तरक्की वाले काम आ रहे हैं और इससे जो है लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। खासकर अगर हम बात करें इन यूथ्स का काफी ज्यादा फायदा होगा, वो जो वहां पे जो स्मॉल बिजनेस वहां पे चलाते हैं, चाहे हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, उनका काफी ज्यादा फायदा होगा क्योंकि वो स्कीम्स का जो है वो लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने लोगों से मिले, डिफरेंट कैटेगरीज के वहां पे लोग आए, उन्होंने उनको ग्रीवेंसेस सुनाई कि नहीं हमें जी यहाँ पे रोड की जरूरत है, हमें बिजली की जरूरत है, हमें जो हॉस्पिटल
की जरूरत है और हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की ये डिमांड उन्होंने रखी। और खास तौर पर अगर मैं बात करूँ अछाबल टू शांग जो कि रोड है, कनेक्टिविटी है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, उसको बढ़ाने की जरूरत है और साथ ही साथ उसको मैग्नेमाइजर करने की जरूरत है। वो सब लोगों ने इनके पास डिमांड रखी और साफ तौर पर उन्होंने स्पीच के दौरान भी ये बोला कि ये हमारा जो है अहम फर्ज है कि हम इस प्रोजेक्ट्स को जो है लोगों के वक्त करें। और जिस तरीके से लोगों का भी काफी अच्छा रिस्पॉन्ड रहा, क्योंकि अगर माजी की बात करें तो माजी से लेकर अभी तक शांगल जो एरिया है वो डोमिनेट रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। और जिस तरीके से वहां पे जो है बड़े बड़े जो है एमएलए वहीं से निकले या मिनिस्टर जो है वहीं से निकले हैं, तो इससे उमर अब्दुल्ला साहब का एक फर्ज भी बनता है कि वो इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो कंप्लीट करने के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है इन पे करे। और अगर मैं बात करूं उनके साथ जो है एमएलसी श्रीगोपारा बिजवारा जो है उनके साथ है और साथ ही साथ एमएलसी यानी कि एमएलए शांग्स उनके साथ है, रियाज अहमद। तो इनका यही कहना है कि आने वाले समय में आप देखेंगे, क्योंकि अभी तो हमारी शुरुआत ही हुई है, और आने वाले समय में आप देखेंगे किस तरीके से हम जो है शांगस को किस तरीके से हम डेवलप करें, क्योंकि शांगस एक एरिया नहीं है, वो एक टूरिस्ट हब भी है। वहाँ पे एक टूरिस्ट एक एक्टिविटीज भी लोग जो है वहाँ पे कराना चाहते हैं। चाचाबल की बात करें या सिंथल पार्क की बात करें या सैंडोज की बात करें या दीगर जहाँ पे वहाँ पे तरक्याती प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो वो उनका यही चाहते हैं, उनकी डिमांड यही रहती है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स है, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स है, ये ज्यादा से ज्यादा जो है टूरिज्म मैप पे आने चाहिए, लोग यहाँ पे आने चाहिए, उस तरीके की फैसिलिटी जो है यहाँ पे होनी चाहिए ताकि पर्यटक जो है सीधे तौर पर जो ही अनंतनाग गए तो सीधे उन टूरिस्ट स्पॉट्स की तरह जाए। तो ऐसी सुविधा जो है लोगों के लिए होनी चाहिए। और मेन फैसिलिटी जो है लोगों ने ये बोला कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज जो है हमें मिलनी चाहिए और साथ ही साथ हॉस्पिटल्स की जो है उन्होंने डिमांड रखी कि क्योंकि हमने लोगों से बात की, लोगों का यही कहना है कि हॉस्पिटल जो हमें अपग्रेड चाहिए, वहाँ पे हमें स्पेशलाइज्ड स्टाफ चाहिए, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट की बात करें, फिजिशियंस की बात करें, जनरल फिजिशियंस की बात करें, वो 24 घंटे वहाँ पे होने चाहिए। ऐसी हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे होना चाहिए। और उन्होंने ये भी डिमांड रखी वहाँ पे जो है आधुनिक तकनीक से लैस मशीनरी भी होनी चाहिए, मगर इसके लिए चलाने वाले भी होने चाहिए, वो अभी तक नहीं मिले हैं हमें। हम डिमांड करते हैं कि वो सब चीजें होनी चाहिए। कुल मिला के उन्होंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा तरक्की वाले काम जो है वहां पे होने चाहिए। जी हाँ, बड़ी बात यह है कि इन तमाम तर चीजों से आने वाले दिनों में यकीनन तरक्की के रास्ते खुलेंगे, लेकिन जितनी जरूरत है न सिर्फ अनंतनाग बल्कि दूसरे जिलों में अभी भी वहां काम होना जरूरी है। लेकिन खैर, शुरुआत है, देर आयत दुरुस्त आयत। बहुत शुक्रिया जुनैद तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए, तमाम तर अपडेट्स के लिए। उधर वादी कश्मीर जिसे कुदरती खूबसूरती और नेचुरल वाटर बॉडी रिसोर्सेज के लिए जाना चाहता है, कश्मीर का नाम कश्मीर इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे हर तरफ पानी ही पानी था। लेकिन अब गैर कानूनी माइनिंग ने वाटर बॉडीज को बुरी तरीके से मुतासिर किया है। इसकी वजह से लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रही, इससे लोगों में सख्त परेशानी है। गैर कानूनी माइनिंग का असर माहौलियात पे पड़ रहा है और इसकी वजह से एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर का सेक्टर बुरी तरीके से मुतासिर है। यानी कि माइनिंग होने की वजह से जहां पे जिस चीज़ की खेती होती थी और उस चीज़ के लिए वो ज़मीन जानी जाती थी, अब वहां से वो खुसूसियात, वो पॉजिटिविटी ख़त्म हो गई। हालांकि वादी की ज़्यादातर आबादी इसी पर डिपेंड करती है। अब इसी साल पीक सीजन के दौरान वादी के किसान अपनी खेती लगातार कोशिश कर रहे हैं बदलने की। बहुत से किसानों ने तो पानी न मिलने की वजह से अपनी खेती छोड़ भी दी। आपको बता दें कि झेलम नदी, जिसे वादी की एक बड़ी वाटर बॉडी मानी जाती है, इसमें भी लगातार वाटर लेवल में गिरावट दर्ज किया जा रहा है और इसकी अहम वजह माइनिंग माफियाओं की तरफ से गैर कानूनी ये तमाम तर माइनिंग। और ऐसे में पुलवामा में गैर कानूनी माइनिंग माफिया नेचुरल वाटर रिसोर्सेज को बुरी तरीके से लूट रहे हैं। हालांकि इंतजामिया और सरकार इसे रोकने की भरपूर कोशिश करने का दिखावा कर रही है। पिछले ही महीने डिपार्टमेंट ने गैर कानूनी माइनिंग में शामिल सैकड़ों गाड़ियों को सीज किया था और मुलजिमीन ने बड़े पैमाने पर मुलजिमीन से जुर्माना भी लिया गया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई या फिर ये जो सारी चीज़ें जुर्माना हो रहा है, ये एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो ये माइनिंग होती है बगैर इंतज़ामिया को पता हुए या बगैर सरकारी लोगों की इजाज़त से ये सारी चीज़ें हो सकती है? किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है, कोई ये चीज़ कभी भी साबित नहीं कर सकता। लेकिन इन सब के बावजूद गैर कानूनी माइनिंग रुक नहीं रही है। काकापुरा और आसपास के इलाके में लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इस गैर कानूनी माइनिंग को फौरी तौर पे बंद किया जाए, वरना आने वाली ज़िंदगी में, आने वाली जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल में जितनी भी ख़तरात होंगे, न सिर्फ आबो हवा के हवाले से, माहौलियात के हवाले से, बल्कि यहाँ की जो नेचुरल पैदावार है वो भी ख़त्म हो जाएगी।
नाव वाले या कुछ होंगे जो इधर से अपना रोज़ी कमाते थे। आज अगर आप देखोगे गरीब इधर से कोई रोज़ी या अपना दो वक्त की रोटी इस्तेमाल के लिए नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे अब ठेके लग गए हैं। लोगों ने अब ठेके बड़े बड़े जो आज से 20 साल पहले आप देखो कोई गरीब खानदान इससे रेत की गाड़ियाँ निकालता था और बेचता था और अपने घर की रोटी दो वक्त की रोटी कमा के रखता था। मगर आज आप देखें, आज एक आदमी के पास जिसको पता ही नहीं था रेत क्या होती है, उसने भी आज 4-5 नावें लाई है और उसने आदमी लगाए हैं, बाहर के आदमी है चाहे कश्मीर के हो। उसने उन गरीब खानदानों पे डाका डाला, उनकी रोजी रोटी पे डाका डाला, जिन्होंने आज ठेके पे ये नावें रखी है। ज़िला प्रशासन या हम सरकार कहेंगे, जो इन्होंने वो एक डिपार्टमेंट रखा है माइनिंग का, वो इसमें से रॉयल्टी इनसे वसूल करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि करें, अब अल्लाह बेहतर जानता है और दूसरा कौन सा मसला है, लेकिन इससे पूरे रिवर बैंक्स और जान माल पर एक बनाई है, मुसीबत बनाई है। हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर ही नहीं, इससे तो मालो जान का खतरा लगा। माइनिंग पर एक बड़ा सवाल है इंतजामिया और सरकार से कि क्या उनकी इजाज़त के बगैर ये सारी चीज़ें हो रही है, और अगर हो रही है तो गलत है, और अगर नहीं हो रही है तो और ज़्यादा गलत है। क्योंकि अगर आपके नाक के नीचे से कोई ज़मीन खिसका के ले जाए तो ये इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकती। बुरहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। बुरहान, समझने की कोशिश करेंगे, क्या सरकार की जानिब से इस तरह की कोई बात सामने आती है कि इन सब के पीछे कौन है, क्या वजह है, कितनी सारी लगातार कार्रवाई के बाद भी गैर कानूनी माइनिंग खत्म नहीं हो रही है या रुक नहीं रही? देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो वादी कश्मीर जो है अपने फ्रेश नेचुरल वाटर रिसोर्सेज के लिए जानी जाती थी, और लोग जहां भी नजर मारते थे वहां पे उन्हें जो है नेचुरल वाटर के रिसोर्स मिलते थे। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी जो है पूरी तरह से सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है, और लोग जो है बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। और वजूहात कई सारे हैं। एक तो वादी कश्मीर के अंदर जो मौसमी तब्दीली आई, और दूसरा जो इलीगल कानूनी जो वादी कश्मीर के अंदर हो रही है, जिसकी वजह से जो है जो नदी नाले है या फिर दरिया है उनमें जो इलीगल माइनिंग हो रही है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं पे जो पानी की सतह है वो बिल्कुल कम हो गई, और लोग जो है वो तरस रहे। क्योंकि जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स है या फिर जो वाटर सप्लाई की जो स्कीम है, वो कई सारी ऐसी स्कीम है जो इन्हीं नदी नालों से या फिर दरियाई जहलीम से जो उनका मेन जो सोर्स था। लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं, अभी पूरी तरह से जो पानी की सतह है वो गिर चुकी है, और जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स है या फिर जो वाटर सप्लाई स्कीम्स है जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है, कहीं ना कहीं पे वो आहिस्ता आहिस्ता से इससे मुतासिर हो रही है। क्योंकि जो पाइपलाइन में बिछी है वहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अब कोशिश यही है कि इन स्कीम्स को जो है अपग्रेड करने की जरूरत है, और जो पाइपलाइन है उसे आगे तक ले जाने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम दरियाई जहलीम की बात करें तो में पानी की सतह में इतनी गिरावट आ गई है कि वो अब दरिया नहीं बल्कि एक नदी लग रही है, जिससे कहीं ना कहीं पे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर भी मुतासिर हुआ। क्योंकि जब हम अगर हम बात करें जो यहाँ पे जो पीक सीजन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज था तो कई ऐसे इलाके थे जहाँ पर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो है पूरी तरह से सूखी पड़ी थी। वजूहात ये है कि जो सप्लाई है वो पूरी तरह से डाउन हो चुकी थी, जिससे कहीं ना कहीं पे जो लोग इस सन्नत से जुड़े हुए हैं वादी कश्मीर के हम बात करें तो लोग जो है हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर से ही अपना रोजगार कमा रहे हैं। लेकिन इस साल हमने देखा कि जिला पुलवामा के साथ साथ जो जिले हैं वहां पे कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ये पूरी तरह से जो स्कीम है वो डिफंक्ट हुई थी, और सीधा सीधा जो असर है वो यहाँ की इकोनॉमी पे पड़ा, और उसके साथ साथ उन लोगों पे पड़ा जो इससे अपना रोजगार कमाते हैं। तो लोग यही इल्जाम लगा रहे हैं कि जो इलीगल माइनिंग जो गैर कानूनी कानूनी हो रही है, चाहे हम नदी नालों की बात करें या फिर दरिया की बात करें, तो वो एक मेन रीजन है कि वादी कश्मीर के अंदर इस वक्त जो है पानी की क्राइसिस जो है हर जगह पे देखने को मिलती है। अगर सरकार या फिर जो जिला प्रशासन या डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग की जानिब से कोशिशें लगातार की जा रही है कि जो गैर कानूनी कानूनी करने वाले हैं उन पर जो है लगाम कसी जाए। और आए दिनों हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर के अलग अलग इलाकों से जो है खबरें मिलती है कि माइनिंग से जुड़े लोगों के जो गाड़ियां हैं उनको जब्त कर लिया गया और उन पर जो है भारी जुर्माना भी आयद किया गया है। लेकिन तब भी जो लोग इस काम से जुड़े हुए, जो माफिया इससे जुड़ा हुआ है, वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। और आहिस्ता आहिस्ता से हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर जिस चीज के लिए जानी जाती थी, कहीं ना कहीं पे अब लोग जो है उससे परे हट रहे हैं। क्योंकि वादी कश्मीर में जो डेमोग्राफिक चेंज हम देख रहे हैं, जो हम
आहिस्ता आहिस्ता से जो गायब होने वाले नदी नाले या फिर दरिया जो हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये दर्शाता है कि अगर सिचुएशन ऐसी रही तो आगे जाके वादी के लोग जो है पानी की बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। तो लगातार जिला प्रशासन, लगातार डिपार्टमेंट, लगातार सरकार जो है वो इस माइनिंग माफिया पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। अगर जिला पुलवामा की मैं बात करूं तो जिला पुलवामा में भी लगातार जो है इन लोगों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाती है और लगातार डिपार्टमेंट जो है आए दिनों जो इसमें मशीनरी इस्तेमाल होती है या फिर जो व्हीकल्स इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है उनको जब्त करते हैं और उन पर जो है भारी जुर्माना भी लगाते हैं। लेकिन तब भी ये लोग जो है पीछे नहीं हटते। अब जरूरत इस बात की है कि कैसे इस माइनिंग माफिया पर जो है पूरी तरह से लगाम कसी जाए और यहाँ के लोग जो है वो राहत की सांस ले। ये लोग जो है वो सरकार से मुतालबा कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों के मुतालबात अपनी जगह दुरुस्त हैं और बिल्कुल सही, यही चीज़ें होनी भी चाहिए। अब सवाल सिर्फ इतना है कि अगर ये सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त से हो रहा है तो बहुत बुरा हो रहा है, और अगर सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं है या उनकी इजाज़त से नहीं हो रहा है, जिस तरीके के लोग कह रहे हैं या फिर रिपोर्ट आ रही है कार्रवाई की, तब बहुत ज़्यादा बुरा है। फिर सरकार का क्या फ़ायदा और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या? तो अब सवाल यह है कि जल्द से जल्द इन तमाम तर चीज़ों पर रोक लगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो संस्कृति है या जम्मू कश्मीर को जन्नत नज़ीर जिस चीज़ की वजह से कहते हैं, अगर उसे ही उजाड़ दिया जाए, वीरान कर दिया जाए, तो फिर जन्नत नज़ीर जम्मू कश्मीर कैसा? बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मैं दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।